आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल और आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। टीजीटी के सिलेबस में जो 4 राइटर हैं इसमें वर्ड्सवर्थ को लेकर के हम पोएटिक कलेक्शन क्या है, मेजर लॉन्ग इनकी पोएम कौन सी है, अदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्क क्या है, साथ ही साथ इसके 50 एमसीक्यू की ये वीडियो अपलोड की जा रही है और यहीं से यदि 4 प्रश्न फंस गए तो इसलिए वीडियो को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट डाउन करिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा, आपको एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। किसी भी राइटर की जितनी वीडियो अपलोड की जा रही है उस सारी वीडियो को काफ़ी कलेक्शंस जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम में जो होते कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको चाहकर भी एग्जामिनर इग्नोर नहीं कर सकता, वो ज़रूर पूछेगा। थोड़े से लेंदी होंगे, थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा ताकि जो है अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात वही रोज़ की तरह, यदि चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। और टीचर्स में जो पोएटिक कलेक्शन मेजर लॉन्ग पोएम अदर वर्क के साथ साथ 50 एमसीक्यू को बहुत ही कम समय में वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो को, ताकि जो है समय कम लगे क्योंकि अधिक लॉन्ग वीडियो बनाने का जो प्रिफर्ड नहीं होता है टीजीटी इंग्लिश तक पर। तो चलिए शुरू करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का जो पोएट्री कलेक्शंस है, यहाँ पे जो है लिरिकल बैलेट्स जो आया था 1798 में, ये था विद सैमुअल टेलर कॉलरिज के साथ। दिस कलेक्शन इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री, यानी कि जो ये संग्रह था वो अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश लिटरेरी में अंग्रेजी साहित्यिक इतिहास में एक मील का पत्थर माना जाता है। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, इट कंटेन्स सम ऑफ वर्ड्सवर्थ मोस्ट फेमस पोएम इंक्लूडिंग, यानी कि जो रोमांटिक आंदोलन की शुरुआत को यहाँ पे क्या होता है दिखाया जाता है और यहाँ पे वर्ड्सवर्थ के कुछ सबसे प्रसिद्ध जो है कविताएं जो है मोस्ट फेमस जो पोएम्स हैं शामिल हैं, जिनमें से यहाँ पे नीचे दिया गया है कि लाइन्स कंपोज्ड फ्यू माइल्स एबव टिंटन अबे, यानी कि लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स जो है एबव टिंटन अबे के साथ साथ VR7 है। वहीं जो है गुडी ब्लैक एंड हैरी गिल है। अगला है साइमन ली। नेक्स्ट जो है द थ्रोन है थॉर्न, और उसके बाद लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग है। एक्सपोर्टेशंस एंड रिप्लाई है और द टेबल्स टर्न है। पोएम्स की बात करें कविताओं के मामले में, इन 2 वॉल्यूम्स 2 खंडों में 1807 में दिस कलेक्शन फर्दर सोलिडिफाइड वर्ड्सवर्थ रेपुटेशंस एंड इंक्लूड्स सम ऑफ हिज मोस्ट बिलव्ड पोएम्स। कह रहा है कि जो ये संग्रह है वर्ड्सवर्थ का जो कलेक्शन है इसमें प्रतिष्ठा को और मजबूत किया है क्योंकि सबसे जो प्रिय कविताएं इनकी शामिल हैं उसके अंतर्गत पहली जो है आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, जिसे जो है आल्सो नोन एज डेफोडिल्स, इनको हम डेफोडिल्स के नाम से भी जानते हैं। अगला जो है वो है ओड। तो ओड जो इंटिमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी फॉर्म रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, तो यहाँ पे जो है अगली जो है वो द सोलिटरी रिपर है। नेक्स्ट जो है वो माई हार्ट लिप्स अप है, ओड टू ड्यूटी है और एलिगियाक स्टैंजाज हैं और कंपोज्ड अपॉन वेस्ट मिनिस्टर ब्रिज जो कि 3 सितंबर 1802, लंदन जो है 1802 है। द वर्ड इज टू मच विथ अस, ये है। अब देखते हैं मेजर जो है लॉन्ग पोएम में क्या है। कह रहा कि द प्रिल्यूड पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली इन 1850, यानी कि मरणोपरांत जो है 1850 में द प्रिल्यूड जो होती है ये प्रकाशित होती है। आगे कह रहा है कि दिस इज वाइडली कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ मैग्नम ऑपस, यानी कि व्यापक रूप से वर्ड्सवर्थ की महान कृति माना जाता है। लॉन्ग ऑटोबायोग्राफिकल पोएम इन ब्लैंक वर्स, यह एक लंबी आत्मकथात्मक कविता है दैट ट्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ हिज माइंड एंड पोएटिक सेंसिबिलिटी फ्रॉम चाइल्डहुड टू हिज अर्ली एडल्टहुड, यानी कि बचपन से लेकर के वयस्कता तक जो है उनके दिमाग में जो काव्यात्मक चीजें थी उसी के डेवलप का ये क्या करती है पता लगाती है। इट ऑफर्स प्रोफाउंड इनसाइट्स इनटू द ग्रोथ ऑफ पोएट्स इमेजिनेशन एंड हिज रिलेशनशिप्स विथ नेचर। यहाँ पे एक कवि की कल्पना के जो है विकास के बारे में और प्रकृति के साथ जो है पोएट का जो है इमेजिनेशन जो है उसके संबंधों के बारे में एक जो है अंतर्दृष्टि जो है वो प्रदान करती। कौन सी? द प्रिल्यूड, जो पब्लिश होती है उनके डेथ के बाद 1850 में। अगला है द एक्सकर्शन, जो है 1814 में थी। ये जो है दिस लॉन्ग फिलोसफिकल पोएम, इस लंबी जो दार्शनिक कविता होती वाज इंटेंडेड टू बी द सेंट्रल पार्ट ऑफ ए लार्जर,
यानी कि दार्शनिक कविता का उद्देश्य जो रहता है, अनफिनिश्ड वर्क कॉल्ड द रिक्लूज। द रिक्लूज नामक एक बड़े और अधूरे जो काम का एक केंद्रीय भाग था। इट एक्सप्लोर थीम्स ऑफ नेचर, और यहाँ पे बात कर रहा है कि प्रकृति के माध्यम से ह्यूमन लाइफ और मानव जीवन एंड स्पिरिचुअली थ्रू द कन्वर्सेशंस ऑफ सेवरल कैरेक्टर्स, यानी कि मानव जीवन और आध्यात्मिकता के विषयों की खोज करती है। कौन? द एक्सकर्जन, जो कि 1814 में आई थी, और यह एक जो है लॉन्ग फिलोसॉफिकल पोयम है, यानी कि लंबी दार्शनिक कविता, जिसका एम जो है कुछ ये है। नेक्स्ट है, अगला है कि द वाइट डो ऑफ रिलिस्टोन, जो कि 1815 में आती है, नरेटिव पोयम। यह जो है सेट ड्यूरिंग द एलिजाबेथन एरा, एलिजाबेथन युग के दौरान जो है सेट की गई जो है एक कथात्मक जो है कविता है। एक्सप्लोरिंग थिंग्स ऑफ लॉयल्टी, यानी कि यहाँ पे लॉयल्टी की बात होती है, सफरिंग की बात होती है, पीड़ा की बात होती है, एंड द पावर ऑफ द नेचर, और प्रकृति की शक्ति के विषयों की क्या करती है ये पोएम द वाइट डो ऑफ रिलिस्टोन, जो कि 1815 में उसी की खोज ये करती है। नेक्स्ट देखते हैं अदर वर्क जो किया गया है। यहाँ पे जो उनके द्वारा माइकल जो थी 1800 में, ये माइकल के बारे में क्या है कि एक पॉइजनेंट पेस्टोरल पोएम अबाउट एन एपिक्स बर्ड एंड हिज सन। तो माइकल जो 1800 में आई थी, यह जो है एक वृद्ध चरवाहा है, उसके बेटे के बारे में जो है एक मार्मिक जो है देहाती कविता है। वहीं दूसरा जो लूसी ग्रे आती है 1800, यहाँ पे जो एक वन ऑफ द इनिमेटिक, यानी कि लूसी ग्रे जो है रहस्यपूर्ण जो है लूसी पोयम में से जो है यहाँ पे एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ नेचर, प्रकृति से जो है ये, और यहाँ पे चाइल्डहुड एंड लॉस, यानी कि बचपन और हानि के विषयों की खोज करती है। और पीटर बेल जो होती है, पीटर बेल 1819 में आती है, यह एक जो है नरेटिव पोयम है दैट एक्सप्लोर द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर ऑन हार्डेंड मैन। पीटर बेल में 1819 में क्या होता है कि कथात्मक कविता है जो कठोर व्यक्ति पर जो है प्रकृति की बात कर रहा है कि जो नेचर होता है यहाँ पे परिवर्तनकारी शक्ति की क्या करता है, वहां पे खोज करता है पीटर बेल में। और अगला जो है वो 4th नंबर पे जो है आप देख रहे हैं एक्लेसियास्टिकल जो सोनेट्स है 1822 में, ये सीरीज जो है सोनेट की है। और यहाँ पे जो चर्च जो है ट्रेसिंग द हिस्ट्री ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड, यानी चर्च ऑफ इंग्लैंड के इतिहास का पता लगाने के लिए ये एक जो है सोनेट की श्रृंखला है जिसका नाम है एक्लेसियास्टिकल सोनेट, जो कि 1822 में थी। Wordsworth's work were instrumental in shaping the Romantic era, emphasizing emotion, individual experience, and the beauty and the power of the natural world. His poems continue to be read and studied for their lyrical beauty, philosophical depth, and profound insights into the human condition. यहाँ पे ये चीज कहा जा रहा है वर्ड्सवर्थ के बारे में, क्योंकि इसको जानने से ये फायदा होता है कि जब क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं इस राइटर से संबंधित, तो इनकी जो थीम होती है, इनके जो थॉट होते हैं, उसके नियरेस्ट हम क्वेश्चंस को टैकल कर लेते हैं। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ वर्क इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग द रोमांटिक एरा, यानी कि वर्ड्सवर्थ की जो रचनाएं हैं वो रोमांटिक युग को आकार देती हैं। तो अगला है इसमें कि एम्फेसाइजिंग इमोशन, और भावना होती है, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस व्यक्तिगत अनुभव होता है, एंड द ब्यूटी एंड द पावर ऑफ द नेचुरल, और प्राकृतिक दुनिया की जो है जो सुंदरता होती उसी की शक्ति पर ये जोर देते हैं। फिर करें हिज पोएम कंटिन्यू टू बी रीड एंड स्टडी फॉर देयर लिरिकल ब्यूटी, उनकी कविताओं को जो है उनकी जो गीतात्मक सुंदरता है और वही फिलोसफिकल डेप्थ जो है, यानी कि दार्शनिकता की जो गहराई है, एंड प्रोफाउंड इनसाइट, और जो है यहाँ पे मानवीय की बात कर रहा है, ह्यूमन कंडीशंस की बात कर रहा है कि उस पर गहन दृष्टि से जो है अध्ययन किया जाता है। अब देखते हैं 50 जो क्वेश्चंस जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में, वेयर इज विलियम वर्ड्सवर्थ बॉर्न। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म जो हुआ था वो आपको पता है कॉकर माउथ में हुआ था, कॉकर माउथ कुम्ब्रिया में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे कुछ डिटेल्स में भी आपको जो क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे काकर माउथ कुम्ब्रिया जो वर्ड्सवर्थ का जन्म होता है ये एक लेक डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे वो काफी कविता में उनके देखने को मिलता है। नेक्स्ट करा कि हु वाज वर्ड्सवर्थ सिस्टर अ सिग्निफिकेंट फिगर इन हिज लाइफ एंड राइटिंग। वर्ड्सवर्थ की बहन के बारे में पूछ रहा कि वो कौन थी जो कि उनके जीवन और लेखन में महत्वपूर्ण व्यक्ति थी। तो उनका नाम जो था वो राइट ऑप्शन आपको पता होगा, उनका नाम था डोरथी वर्ड्सवर्थ। डोरसी वर्ड्सवर्थ अपने भाई के काफी करीब रहती हैं और उनकी विश्वास पात्र भी रहती हैं लेखनी के कार्यों में लेकर के। तो जो पत्रिकाएं होती थी या जो कविता होती उसके पीछे प्रेरणा के बारे में जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती वो होती हैं डोरथी वर्ड्सवर्थ, जो कि क्या रहती है उनकी बहन रहती हैं।
क्वेश्चन थर्ड करा कि विच यूनिवर्सिटी डिड वर्ड्सवर्थ अटेंड, वर्ड्सवर्थ ने किस विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन किया था। तो वर्ड्सवर्थ ने विद्यालय में जो अध्ययन किया था वो थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में किया था। और यहाँ पे वर्ड्सवर्थ स्टडी एट सेंट जॉन कॉलेज कैम्ब्रिज, तो अगर नाम पूछेगा तो याद रखिएगा सेंट जॉन कॉलेज जो था, जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज में इन्होंने अध्ययन किया था। क्वेश्चन 4 कर रहा है कि व्हाट वाज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ वाइफ, वर्ड्सवर्थ की पत्नी का नाम जो है क्या था, तो नाम तो था मैरी हचिंसन। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्ड्सवर्थ मैरिड मैरी हचिंसन से जो शादी किए थे, तो मैरी हचिंसन से जो बचपन की दोस्त ये थी, चाइल्डहुड फ्रेंड थी, 1802 में इन्होंने शादी किया था मैरी हचिंसन से विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है कि विथ होम डिड वर्ड्सवर्थ कोलैबोरेट ऑन द सेमिनल वर्क लिरिकल बैलेट्स, वर्ड्सवर्थ ने जो लिरिकल बैलेट्स नामक जो मौलिक कृति पर जो है वो किसके साथ जो है सहयोग किया है, तो नाम सभी को याद होगा सैमुअल टेलर कॉलरिज जो थे। लिरिकल बैलेट्स जो 1798 में आई थी वाज ग्राउंड ब्रेकिंग कलेक्शन ऑफ पोएम्स, यानी कि जो वर्ड्सवर्थ और क्लोरिज के द्वारा साथ में लिखी गई कविता का एक अभूतपूर्व संग्रह, को ऑथर्ड बाय वर्ड्सवर्थ एंड कोलरिज, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट टुवर्ड्स रोमांटिसिज्म, यानी कि जो रोमांटिकतावाद की ओर जो है एक बहुत बड़े बदलाव को जो है दिखाता है लिरिकल बैलेट, जो कि 1798 में आई थी किसके साथ, वर्ड्सवर्थ और कोलरिज के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि व्हाट ईयर वाज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेट पब्लिश्ड, यानी कि लिरिकल बैलेट्स का जो पहला संस्करण था वो किस वर्ष प्रकाशित हुआ था, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1798, ऑप्शन बी। लिरिकल बैलेट जो होती थी in 1798 often considered the beginning of the romantic era in English literature, यानी कि जो लिरिकल बैलेट के प्रकाशन हुआ था अक्सर इसे क्या कहते हैं कि जो रोमांटिक एरा होता है इंग्लिश लिटरेचर का, यानी कि यहाँ पे अंग्रेजी साहित्य में रोमांटिक युग की शुरुआत को माना जाता है इससे। क्वेश्चन 7 कह रहा है कि व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ एपिक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड, वर्ड्सवर्थ की जो महाकाव्य आत्मकथात्मक कविता जो द प्रिल्यूड है उसके उपशीर्षक के बारे में पूछ रहा, सबटाइटल क्या है, तो वो सबटाइटल है ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। यहाँ पे हो जाएगा कि द प्रिल्यूड ट्रेसेस द डेवलपमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक सेंसिबिलिटी एंड हिज स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, यानी कि प्रिल्यूड वर्ड्सवर्थ की जो थी वो काव्यात्मक एक संवेदनशीलता है और उनका जो आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास है उसी का ये पता लगाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कर रहा है कि हु सक्सीडेड रॉबर्ट साउथी एज द पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लिश, रॉबर्ट साउथी के बाद जो है इंग्लैंड के कवि पुरस्कार विजेता कौन बने थे, तो नाम है ये तो विलियम वर्ड्सवर्थ बने थे। वर्ड्सवर्थ वाज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट इन 1843 में कवि पुरस्कार विजेता इन्हें नियुक्त किया गया था and held the positions until his death in 1850, और 1850 में अपनी मृत्यु तक वो जो है वो पोएट लॉरिएट के पद पर रहे। 43 से लेकर के कालखंड जो 7 साल का पीरियड रहता है ये तब तक क्या रहते थे, पोएट लॉरिएट रहते। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है कितने वर्ष तक पोएट लॉरिएट थे, तो याद रखिएगा 7 ईयर्स तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करके व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द अर्ली रेडिकलिज्म ऑफ वर्ड्सवर्थ, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट, किस ऐतिहासिक घटना ने सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द अर्ली रेडिकलिज्म, यानी कि वर्ड्सवर्थ के शुरुआती कट्टर पंथ जो था उसको महत्वपूर्ण रूप से इम्पोर्टेंट से प्रभावित किया था, तो वो थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन। वर्ड्सवर्थ इनिशियली एम्ब्रेस्ड द डील्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रांसीसी क्रांति थी ना, वर्ड्सवर्थ ने शुरू में जो है इसी के आदर्शों को अपनाया था। तब हिज व्यूज लेटर बिकम मोर कंजर्वेटिव, यानी कि हालांकि बाद में उनके विचार में काफी कुछ रूढ़िवादिता जो है वो आ गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम फीचर्स द फेमस लाइन, क्वेश्चन में पूछ रहा है वर्ड्सवर्थ की किस कविता में ये प्रसिद्ध पंक्ति है कि आवर बर्थ इज बट स्लीप एंड फॉरगेटिंग, यानी कि हमारा जन्म एक नींद और एक विस्मरण है। द साउल दैट राइजेस विद अस आवर लाइफ स्टार, आत्मा जो हमारे साथ उठती है, द साउल दैट राइजेस विद अस, आत्मा जो मेरे साथ उठती है, आवर लाइफ स्टार, हमारे जीवन का क्या है वो सितारा है। हैथ हेड एल्स वेयर इट्स सिटिंग, कहीं वो जो है अस्त हो गई है। तो ये जो लाइन है ये ओड, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो ओड में जो है इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि बचपन की यादों के साथ जो है ये अमरता की इमोर्टलिटी की जो है सूचनाएं देती हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी।
This ode explored the philosophical idea of pre-existence and the finding of childhood visionary claim। क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि ओड जो है ये अस्तित्व, जो पूर्व अस्तित्व, बचपन के जो चमक थी उसी को लुप्त होने को एक दार्शनिक विचार के द्वारा खोज की जाती है। इन टिंटन अबे में जो है व्हाट डज द स्पीकर रिविजिट आफ्टर ए पीरियड ऑफ 5 years, 5 साल की अवधि के बाद जो है क्या फिर से देखता है टिंटन अबे में, तो वो देखता है द रिवर वाई और एंड इट्स सराउंडिंग, और उसके आसपास। तो द पोएम रिफ्लेक्ट ऑन द चेंज द स्पीकर हैज अंडरगॉन एंड द इंड्यूरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन हिज माइंड एंड स्पिरिट। यानी कि कविता जो होती है वो वक्ता के जीवन में जो बदलाव आते हैं उसके मन और आत्मा पर जो नेचर होता है उसके साथ अस्थायी प्रभाव को क्या करती है, इंडिकेट करती है, दर्शाती है। Which of Wordsworth poem tells the tragic story of an old shepherd who loses his hand? वर्ड्सवर्थ की कौन सी कविता है जिसमें एक बूढ़े चरवाहे की दुखद कहानी है? यानी कि which Wordsworth poem tells the tragic story of an old shepherd who loses his hand? यानी कि लैंड जो अपनी जमीन को खो देता है, तो वो कविता का नाम जो अभी ऊपर भी डिस्कस किया माइकल, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि माइकल पोर्ट्रेट्स द डीप कनेक्शंस बिटवीन अ शेफर्ड एंड हिज लैंड एंड द डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक चेंज। तो यहाँ पे कह रहा है कि माइकल एक चरवाहे और उसकी जमीन के बीच जो होता है वो गहरा रिलेशन दिखाता है, और जो उसकी आर्थिक परेशानियां होती हैं उसके इफेक्ट को भी जो है दर्शाता है माइकल। अगला कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ द सोलिटरी रिपेयर, यानी कि सोलिटरी रिपेयर की केंद्रीय विषय क्या, सेंट्रल थीम क्या है, तो वो है द हंटिंग ब्यूटी ऑफ सिंपल सॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी होगा, साधारण गीत की जो है सताती हुई सुंदरता की बात कर रहा है, हंटिंग ब्यूटी। तो ये कविता जो द पोएम फोकस ऑन द प्रोफाउंड एंड लास्टिंग इंप्रेशंस मेड बाय ए हाईलैंड वोमेन सिंगिंग इन अ फील्ड। यानी कि कह रहा है कि कविता जो है एक खेत में गाती हुई एक हाईलैंड महिला द्वारा बनाई गई जो है छाप पर ये केंद्रित है। विच ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम फीचर्स, वर्ड्सवर्थ की किस कविता में जो यंग गर्ल हु डाइज ट्रेजिकली इन ए स्ट्रॉम, एक छोटी लड़की की कहानी है जो एक तूफान में दुखद रूप से क्या करती है, मर जाती है, वो नाम होता है लूसी ग्रे। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। लूसी ग्रे इज अ बैलेड दैट इवोक्स अ सेंस ऑफ माइस्ट्री एंड द पॉइजनेंट लॉस ऑफ इनोसेंस। यानी कि लूसी ग्रे जो है एक बैलेड है, गाथा गीत है, और इवोक्स सेंस ऑफ माइस्ट्री यानी कि जो रहस्य की भावना, एंड पॉइजनेंट मीन्स होता है मासूमियत की जो हम लॉसेस ऑफ इनोसेंस, यानी कि मासूमियत के जो नुकसान होते हैं ना उसी को क्या करती है, उजागर करती है। 15 कह रहा है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ सोनेट लंदन 1802, यानी कि लंदन 1802 का विषय क्या है जो वर्ड्सवर्थ का सोनेट है। अलाइनमेंट फॉर इंग्लैंड लास्ट वर्चू, यानी कि इंग्लैंड में खोए हुए गुणों पर जो एक विलाप होता है उसी का जो है ये विषय है। डिटेल में कि अलाइनमेंट फॉर इंग्लैंड लास्ट वर्चू, यहाँ पे इन दिस सोनेट वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस हिज डिसअपॉइंटमेंट विद द मास्टरलिज्म एंड लैक ऑफ स्पिरिचुअल डेप्थ ही परसीव्स इन इंग्लैंड। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सोनेट में वर्ड्सवर्थ जो है इंग्लैंड में भौतिकवाद और जो आध्यात्मिक गहराई की कमी प्रतीत होती है उसी को ये निराशा जो है यहाँ पे व्यक्त की जाती है। विच ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम एक्सप्लोर द आइडिया दैट द चाइल्ड इज फादर ऑफ मैन, वर्ड्सवर्थ की कौन सी कविता होती जो इस चीज की खोज करती है कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, जो मनुष्य का पिता है, बच्चा जो है मनुष्य का पिता है, तो वो है माई हार्ट लिव्स अप व्हेन आई बिहोल्ड, यानी कि जब मैं देखता हूं तो मेरा दिल उछल पड़ता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। अब यहाँ पे डिटेल है। The short poem emphasizes the enduring connection between childhood wonder and adult experience, यानी कि यहाँ पे छोटी कविता जो होती है बचपन के आश्चर्य और वयस्क के अनुभव के बीच एक संबंध को दर्शाती है। 17 है कि what is the literary from Wordsworth she dwelt among the underrodden ways, यहाँ पे एक अनछुए रास्ते की बात की जा रही है, और वहाँ पे साहित्यिक रूप क्या है, वर्ड्सवर्थ के जो अनछुए रास्तों के बीच रहती थी, तो वो एक जो है बैलेड है। आंसर बी जो है वो राइट होगा ऑप्शन। दिस पोएम अबाउट द आइडियलाइज्ड लूसी हैज सिंपल स्ट्रक्चर एंड इमोशनल इंटेंसिटी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बैलेड, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो लूसी के बारे में कविता जो है एक सरल तौर पे भावनात्मक तीव्रता को जो है ये व्यक्त करती है।
अगला है कि विच ऑफ वर्ड्सवर्थ वर्क कंटेन्स हिज फेमस प्रीफेस आउटलाइनिंग हिज पोएटिक थ्योरीज। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि वर्ड्सवर्थ की वो कौन सी कार्य हैं जिसमें जो है सिद्धांतों को रेखांकित करने वाली जो है पोएटिक थ्योरी को जो है वहां पे प्रस्तावना जो है प्रसिद्ध जो वो शामिल है। तो वो राइट हो जाएगा लिरिकल बैलेट्स, ऑप्शन बी। तो लिरिकल बैलेट्स जो है 1800 में is a crucial document in romantic literary theory articulating Wordsworth's views on poetic language and subject matter। यानी कि रोमांटिक साहित्यिक सिद्धांत में जो एक महत्वपूर्ण होती है दस्तावेज, उसी के वर्ड्सवर्थ के विचारों को यह स्पष्ट करता है। अगला है कि व्हाट डज वर्ड्सवर्थ मीन बाय स्पॉट्स ऑफ टाइम इन द प्रिल्यूड। वर्ड्सवर्थ का जो द प्रिल्यूड है वो कह रहा है कि स्पॉट्स ऑफ टाइम यानी कि समय के धब्बे से क्या तात्पर्य है। तो वहां पे राइट हो जाएगा सिग्निफिकेंट चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस दैट शेप द एडल्ट माइंड। यानी कि बचपन के महत्वपूर्ण अनुभव जो यह वयस्क जब होता है उसके मन को क्या करता है, एक शेप देता है, एक आकार देता है। तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि स्पॉट्स ऑफ टाइम का मतलब यहाँ पे ये होगा। तो यहाँ पे डिटेल्स में कह रहा है कि स्पॉट्स ऑफ टाइम आर पावरफुल, यानी कि कह रहा है कि यहाँ पे जो स्पॉट्स ऑफ टाइम होता है वो काफी पावरफुल होता है। किसमें, यहाँ के जो बचपन के मन के आकार होते हैं। तो जो समय के धब्बे बचपन की शक्तिशाली जो भावना होती है उसी की यादों को जो है कल्पना के तौर पे प्रभाव डालती, इंडिविजुअल इमेजिनेशन। नेक्स्ट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ प्रीफेस व्हाट शुड बी द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री। यानी कि क्वेश्चन में वर्ड्सवर्थ की प्रस्तावना जो होती है भाषा उसमें क्या होती है। तो जो राइट हो जाएगा वो होती है यहाँ पे द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी मैन, यानी कि साधारण लोगों की भाषा जो होती है उसी की वकालत की जाती है। नेक्स्ट है कि व्हाट डज वर्ड्सवर्थ एम्फसाइज एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ पोएटिक इंस्पिरेशन। तो जो काव्यात्मक प्रेरणा में जो इनका प्राइमरी होता है इसमें किस पर वो जोर देते हैं। तो वो सिंपल है कि नेचर एंड द ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय और प्रकृति पर जोर देते हैं। वास्तविक भावनाएं जो होती हैं वो उसी पे, जेन्युइन इमोशंस जो होते हैं। तो ये आपका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फोकस ऑन। वर्ड्सवर्थ की कविता जो केंद्रित होती है वो होती है द सबलाइम एंड द पिक्चरस्क्यू, यानी कि उदात्त और सुरम्य। तो यहाँ पे वर्ड्सवर्थ वाज डीपली इंटरेस्टेड इन द पावरफुल एंड अवे स्प्रिंग एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर, द सबलाइम एज वेल इट्स ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग। यानी कि जो सुंदर और आकर्षक गुणों में गहरी रुचि रखते हैं। 23rd है कि व्हाट वर्ड्सवर्थ व्यूज ऑन द रोल ऑफ इमेजिनेशन इन पोएट्री। यानी कविता में जो कल्पना की भूमिका पर जो वर्ड्सवर्थ के व्यू क्या है, विचार क्या है। तो इट इज द प्राइमरी फैकल्टी फॉर क्रिएटिंग एंड परसीविंग ट्रूथ, यानी कि यह सत्य को बनाने और समझने की प्राथमिक जो क्षमता होती है, इसी चीज को यहाँ पे बात की जाए। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, क्योंकि वर्ड्सवर्थ के लिए कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी बल्कि वो एक पावरफुल मतलब शक्तिशाली थी, जो कि कभी को बेस तक सोचने के लिए जो है, समझने की जो है काफी कुछ उनको ज्ञान मिलता था, उससे अनुमति हम समझ सकते हैं वहां पे क्रिएटिंग एंड परसीविंग ट्रूथ। 14 करेक्ट वर्ड्सवर्थ ऑफन यूज विच पोएटिक डिवाइस टू कनेक्ट ह्यूमन इमोशंस विद एस्पेक्ट ऑफ नेचर। तो वर्ड्सवर्थ जो है प्रकृति के पहलुओं को जोड़ने के लिए मानव की भावनाओं के साथ जो था जिसका प्रयोग किया करते थे उसे हम कहते हैं पर्सनिफिकेशन, यानी कि मानवीकरण। अगला है कि व्हाट इज द मीटर कॉमनली यूज्ड वर्ड्सवर्थ ब्लैंक वर्स पोएम लाइक टिंटन एबे एंड द प्रिल्यूड। तो प्रिल्यूड और टिंटन एबे में आमतौर पे जो मीटर का प्रयोग करते थे वर्ड्सवर्थ वो रहता था आइएम्बिक पेंटामीटर, ऑप्शन सी। यहाँ पे ब्लैंक वर्स इज अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर की बात की जाए। आइएम्बिक जो ब्लैंक वर्स होता है वो अव्यक्तिक आइएम्बिक पेंटामीटर है, अ मीटर दैट वर्ड्सवर्थ फाउंड वेल सूटेड फॉर सीरियस रिफ्लेक्शन एंड नरेटिव। यानी कि एक मीटर जिसे वर्ड्सवर्थ ने गंभीर चिंतन और कथा के लिए जो है उपयुक्त पाया था, तो इसलिए इसका प्रयोग करते थे। अगला है कि वर्ड्सवर्थ कॉन्सेप्ट ऑफ वाइज पैसिवनेस सजेस्ट, बुद्धिमान निष्क्रियता की अवधारणा को जो सुझाव देती है वर्ड्सवर्थ की, वहां पे राइट हो जाएगा अ रिसेप्टिव एंड कंटेम्पलेटिव एंगेजमेंट विथ नेचर। यानी कि प्रकृति के साथ एक ग्रहणशील जो होता है और एंगेजमेंट एक ग्रहणशील और चिंतनशील की बात यहाँ पे करता है, उसी से जुड़ाव जो होता है। यहाँ पे वाइज पैसिवनेस यहाँ पे कह रहा है बुद्धिमान निष्क्रियता इम्प्लाइज स्टेट ऑफ बीइंग ओपन द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। इसका तात्पर्य होता है बुद्धिमान निष्क्रियता का कि प्रकृति के प्रभावों के प्रति खुले रहने की स्थिति को, अलाउइंग इट टू टीच एंड नेचर टू द माइंड एंड स्पिरिट विदाउट फोर्स्ड इंटेलेक्चुअल एफर्ट। यानी कि बिना किसी बौद्धिक प्रयास के मन और आत्मा को सिखाने में जो है ये अनुमति देता है। इन हिज पोएट्री वर्ड्सवर्थ ऑफन फोकस ऑन द लाइफ सन
यानी कि अपनी कविता में वर्ड्सवर्थ अक्सर जो है जीवन पर ध्यान केंद्रित करते थे। कौन सा? तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्डिनरी रूरल पीपुल, ऑप्शन सी। कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ चैंपियन द डिक्शनरी एंड इनहेरेंट वर्थ ऑफ humble इंडिविजुअल्स एंड sought टू फाइंड पोएटिक इंस्पिरेशन इन देयर लिव्स एंड एक्सपीरियंसेस। यानी कि साधारण ग्रामीण लोगों की व्याख्या करते थे, विनम्र व्यक्तियों के अंदर जो अंतर्निहित मूल्य होते थे उसी की वकालत पर ये जोर देते थे और यहीं से एक्सपीरियंस ग्रहण करते थे, जिससे इनके पोयम में देखने को हमें मिलती है। वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड दैट पोएट्री शुड अराइज फ्रॉम, वर्ड्सवर्थ का मानना था कि कविता जो उत्पन्न होनी चाहिए कैसे, कि यहाँ पे द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, यानी शक्तिशाली भावनाओं का सहज जो है अतिप्रवाह हो, तो उसी चीज को कह रहे हैं। दिस फेमस डेफिनेशन ऑफ फ्रॉम द प्रीफेस एम्फसाइजेस द इमोशनल ओरिजिन ऑफ पोएट्री दाओ। वर्ड्सवर्थ आल्सो स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्शंस, यानी कि कविता की जो भावनात्मक होती है, वर्ड्सवर्थ प्रतिबिंब की महत्व भी जोड़ इन्होंने यहाँ पे दिया था। What is the significance of the Lake District in Wordsworth poetry, यानी कि वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में, कविता में जो लेक डिस्ट्रिक्ट है उसका इम्पोर्टेंट क्या है? तो इट इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, यानी कि जो ये प्रेरणा का एक प्राथमिक स्रोत है, एंड अ सिंबल ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये प्रेरणा का जो प्राथमिक स्रोत के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक संबंध का क्या है? प्रतीक है। कौन? लेक डिस्ट्रिक्ट इन वर्ड्सवर्थ जो पोएट्री में होता है। यहाँ पे वही करके द लैंडस्केप ऑफ द लेक डिस्ट्रिक्ट वेयर डीपली इंटरट्विन्ड विथ वर्ड्सवर्थ इमोशन एंड इमेजिनेटिव, प्रोवाइडिंग विद द सब्जेक्ट मैटर एंड प्रोफाउंड सेंस ऑफ प्लेस इन हिज पोएट्री। तो गहराई के साथ जुड़े रहते हैं, यानी कि कल्पनाशील जीवन की, और कविता में जो है गहन भावनाओं दोनों को, जो प्रोफाउंड सेंस ऑफ प्लेस इन हिज पोएट्री में गहन भावनाओं दोनों को प्रदान करते, प्लेस देते हैं। VR7 जो होता है इसमें जो है व्हाट इज द सेंट्रल आर्गुमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी कि बच्चे का केंद्रीय तर्क क्या होता है। तो इसके अंतर्गत जो केंद्रीय तर्क होता है राइट ऑप्शन बी हो जाएगा कि दैट इवन दो टू ऑफ हर सिबलिंग आर डेड दे आर स्टिल पार्ट ऑफ देयर फैमिली, यानी कि भले ही उसके दो भाई बहन मर चुके हैं फिर भी उनके परिवार का क्या है वो हिस्सा है। तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे करेक्ट द पोएम हाईलाइट्स द चाइल्ड इनोसेंट अनवेयरिंग सेंस ऑफ कनेक्शन एंड द एडल्ट स्पीकर मोर रेशनल बट परहैप्स लेस इमोशनली रिसेंटेंट पर्सपेक्टिव, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि कविता जो होती है ना, द पोएम हाईलाइट द चाइल्ड इनोसेंट, यानी कि बच्चे की मासूमियत, एंड अनवेवरिंग सेंस ऑफ कनेक्शन, और अटूट जुड़ाव की जो भावना होती है, द एडल्ट स्पीकर मोर रेशनल बट, वो वक्ता के अधिक तर्कसंगत, और यहाँ का बट परहैप्स लेकिन शायद जो है लेस इमोशनली कम भावनात्मक रूप से जो है रिसोनेंट पर्सपेक्टिव प्रतिध्वनि दृष्टिकोण को क्या करती है, ये उजागर करती है। अगला है कि व्हाट इमेज द सेंट्रल टू द पोएम आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं बादल की तरह अकेला भटकता रहा। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड में कौन सी छवि जो है वो केंद्रीय है? तो यहाँ पे विषय जो इसका केंद्रीय होगा वो होगा फील्ड ऑफ डेफोडिल्स, यानी डेफोडिल्स का एक क्षेत्र जो है उसकी बात कर रहा है। द पोएम विडली डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड जॉय द स्पीकर एक्सपीरियंस अपॉन सीइंग ए लार्ज नंबर ऑफ डेफोडिल्स, यानी कि जो अनुभव की जाने वाली सुंदरता और खुशी का जो है यहाँ पे विशद जो है वो वर्णन करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि इन रिजोल्यूशंस एंड इंडिपेंडेंस, यानी कि संकल्प और स्वतंत्रता जो होती है, द इनकाउंटर विद द ओल्ड लीच गेदर लीड्स द स्पीकर टू, जो इसके जो संग्रहकर्ता के साथ जो मुठभेड़ को वक्ता को ये किस ओर जो है ले जाती है। तो राइट ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा वो तो रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ एंड रिजिलेंस ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। तो यहाँ पे प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने में क्या होता है, यहाँ पे मानवीय भावनाओं की शक्ति जो है वहां पे लचीलेपन का जो है क्या करती है, पहचान कराती है। 33 पूछ रहा है कि द ब्यूटीजियस फॉर्म मेंशंस इन टिंटन एबे प्राइमरीली रिफर टू, टिंटन एबे में जो वर्णन किया गया है सुंदर रूप का वो मुख्य रूप से संदर्भित क्या करते हैं? तो द नेचुरल लैंडस्केप करते हैं, ऑप्शन सी राइट होगा, प्राकृतिक परिदृश्य को। द पोएम इज डीपली रूटेड इन द स्पीकर सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ द वाई वैली, तो यहाँ पे जो बताया जा रहा है वाई घाटी जो होती है, वैली जो होती है, उसी के संवेदन अनुभव को गहराई से जो है निहित किया गया, किसके द्वारा? कविता में वक्ता के द्वारा। अगला करेक्ट व्हाट इज द टोन ऑफ वर्ड्सवर्थ सोनेट, द वर्ड इज टू मच विथ अस लेट एंड सून, यानी कि क्वेश्चन कर रहा है कि जो सोनेट है वर्ड्सवर्थ, द वर्ड इज टू मच विथ लेट सून, स्वर क्या है? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन है मेलंकली एंड क्रिटिकल होगा, उदासी है और वहां पे आलोचनात्मक है। 35 कर रहा है कि इन ओड इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी व्हाट डज वर्ड्सवर्थ सजेस्ट हैपेंस टू द साउल बिफोर बर्थ, यहाँ पे क्वेश्चंस में ही पूछ रहा है कि
इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी में वर्ड्सवर्थ ने सुझाव दिया था जन्म से पहले क्या किया था कि साउल बिफोर बर्थ, जन्म से पहले आत्मा के साथ क्या होता है। तो वहां पे इन्होंने कहा था कि राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, इट एग्जिस्ट्स इन स्टेट ऑफ परफेक्ट नॉलेज एंड कनेक्शन विथ गॉड। यानी कि ये पूर्ण ज्ञान जो होता है ना, परफेक्ट नॉलेज जो होता है वो ईश्वर के साथ संबंध स्थिति में क्या होता है, वो मजबूत होता है विथ गॉड कनेक्शन। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला कह रहा है कि व्हाट सिंबॉलिक मीनिंग कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द रूइंड कॉटेज। द रूइंड कॉटेज में जो झोपड़ी का प्रतीकात्मक अर्थ क्या होगा, तो उसका अर्थ यही होगा कि द ट्रांसेंडेंस ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस, यानी कि मानवीय खुशी की क्षण भर गूढ़ता जो होती है वही होती है। वहीं अगला है कि द स्पीकर द सोलिटरी रिपेयर वंडर्स इफ द वुमेन सॉन्ग इज अबाउट, यानी कि द सोलिटरी रिपेयर में जो आश्चर्यकृत महिला का गीत इस बारे में है, तो यहाँ पे हो जाएगा वो जो है लास्ट लव आर नेचुरल सारो, यानी कि जो एक खोया हुआ प्यार या एक प्राकृतिक दुख की बात होती है। यहाँ पे कर द स्पीकर कैन नॉट अंडरस्टैंड द गैलिक, यानी कि वक्ता जो गैलिक शब्दों को नहीं समझ सकता, बट इंट्यूट्स अ थीम ऑफ मेलंकली एंड द कॉमन एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन सफरिंग, लेकिन उदासी और मानवीय पीड़ा के सामान्य अनुभवों के विषय में समझ लेता है। अगला है कि विच लिटरेरी मूवमेंट इज विलियम वर्ड्सवर्थ मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विथ। विलियम वर्ड्सवर्थ के साहित्यिक आंदोलन सबसे अधिक जुड़े हुए थे, किससे जुड़े हुए थे, तो ये याद होगा रोमांटिसिज्म से। रोमांटिसिज्म, वर्ड्सवर्थ इज अ सेंट्रल फिगर ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट, यानी कि वर्ड्सवर्थ जो थे रोमांटिक आंदोलन के केंद्रीय व्यक्ति थे, यानी सेंट्रल फिगर थे। विच एम्फेसाइज्ड इमोशंस, जिसमें भावना, नेचर यानी कि प्रकृति, इमेजिनेशन कल्पना एंड द इंडिविजुअल और व्यक्ति पर जोर दिया है। तो अगला है कि विथ होम डिड वर्ड्सवर्थ कोलैबोरेट ऑन द सेमिनल वर्क लिरिकल बैलेट्स, जो है पर किसके साथ मिलकर काम किया था, तो ये तो सैमुअल टेलर कॉलेज के साथ होगा। ऑप्शन बी जो है राइट होगा। 1798 में जो है एक लिरिकल बैलेट्स थी कॉलेज के द्वारा, जो है अंग्रेजी कविता में रोमांटिक आदर्श जो थे उसी महत्वपूर्ण जो चेंजेस हुए थे उसी को ये दिखाते हैं। अगला है कि व्हाट इज द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑटोबायोग्राफिकल एपिक पोयम। वर्ड्सवर्थ का जो एपिक पोयम है यानी कि आत्मकथात्मक महाकाव्य जो है उसका शीर्षक क्या है, तो उसका शीर्षक हो जाएगा ऑप्शन सी द प्रिल्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इन विच रीजन्स ऑफ इंग्लैंड डिड वर्ड्सवर्थ स्पेंड मच ऑफ हिज लाइफ एंड फाइंड अ सिग्निफिकेंट इंस्पिरेशन, यानी कि अपना अधिकांश जीवन वर्ड्सवर्थ जो बिताए तो वहां पे कौन सी महत्वपूर्ण प्रेरणा उनको मिली थी, तो ये था लेक डिस्ट्रिक्ट जो था, यहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता जो थी वर्ड्सवर्थ को प्रभावित की थी, और इसी वजह से वर्ड्सवर्थ का जो प्रकृति के साथ जो एक गहरा संबंध हो गया था, क्योंकि वो काफी हद तक उन्हें इफेक्ट डाली थी, यानी कि प्रभावित की। अगला है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम टिंट एंड एबे। टिंट एंड एबे का केंद्रीय विषय जो क्या है वो है द पावर ऑफ मेमोरी एंड द इवॉल्विंग रिलेशनशिप विथ नेचर, यानी कि जो स्मृति और जो शक्ति होती है वो प्रकृति के साथ विकसित जो उसके रिलेशंस होते हैं उसी चीज को दर्शाती है टिंट एंड एबे। नेक्स्ट है कि which of Wordsworth poems famously begins with the line I wandered lonely as a cloud। वर्ड्सवर्थ की कौन सी कविता है कि कहते कि आई मैं एक बादल की तरह अकेला भटकता रहा, पंक्ति जो आती है ये आती है किसमें, डैफोडिल्स में। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ड्सवर्थ सिस्टर हु वाज ए क्लोज कंपेनियन एंड इन्फ्लुएंशियल फिगर इन हिज लाइफ, यानी बहन का नाम क्या है जो उनके जीवन में प्रभावशाली व्यक्ति थी, तो सभी को पता होगा। ऑप्शन जो यहाँ पे हो जाएगा बी, डोरथी वर्ड्सवर्थ। अगला है कि वर्ड्सवर्थ पोएट्री ऑफन फोकस ऑन द लाइव्स एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ विच सोशल क्लास। जो सोशल क्लास होता है, सामाजिक वर्ग होता है, अक्सर किस सामाजिक वर्ग के जीवन अनुभव पर केंद्रित रहती है वर्ड्सवर्थ की कविता, तो वो कॉमन पीपल एंड रूरल इनहेबिटेंट, यानी ग्रामीण निवासी और आम लोग होते हैं। ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि व्हाट इज द पोएटिक फॉर्म प्राइमरीली यूज्ड इन वर्ड्सवर्थ टू ओड इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। ओड इंटिमेशंस ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकलेक्शन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड में मुख्य रूप से किस काव्य रूप का उपयोग किया जाता है वर्ड्सवर्थ के द्वारा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इरेगुलर पिंडारी कोड, यानी कि अनियमित जो पिंडारी कोड होता है, अलग अलग छंद, लंबाई और तुकबंदी योजनाएं होती हैं, जो भी पोएम होती है राइम स्कीम रिफ्लेक्टिंग द कम्प्लेक्सिटी एंड इवॉल्विंग थॉट्स विद इन द पोएम, यानी कि जो कविता के पीछे जटिलता और विकसित विचारों को क्या करती हैं वो दर्शाती हैं। अगला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट की करेक्टरिस्टिक ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक स्टाइल जो होती है, पोएटिक स्टाइल के अंतर्गत काव्य शैली की मुख्य विशेषता नहीं वर्ड्सवर्थ की, तो वो ये है कि एलिवेटेड एंड ऑर्नेट डिक्शंस, यानी कि ऊंचा और अलंकृत शब्द शैली को लेकर कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा जो होता है एडुकेटेड फ्रॉम a plainer and a more emphatic language suitable for poetic expression, rejecting the artificiality much 18th
सेंचुरी की बात करें, 18वीं सदी में जो कविताएं होती थी वो जो मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल जो था उसको खारिज कर देती थी, और काव्यात्मक जो व्यक्ति होती है उसे सरल और अधिक सशक्त जो भाषा में उसकी वकालत करते थे। अगला है कि व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम में जो है माइकल, तो माइकल का विषय क्या है, तो सभी को पता होगा कि द बॉन्ड ऑफ बिटवीन अगेनिंग शेफर्ड एंड हिज सन, एक बूढ़े चरवाहे और उसके बेटे के बीच के बंधन की बात माइकल है, क्योंकि यह एक देहाती कविता है जो प्रेम हानि और ग्रामीण जीवन पर जो है जो परिवर्तन होते हैं उसी के सब्जेक्ट की खोज करती है, यानी सोशल चेंज ऑन रूरल लाइफ। अगला है कि वर्ड्सवर्थ हेल्ड द टाइटल ऑफ पोएट लॉरेट इंग्लैंड व्हेन डिड ही रिसीव्ड ही दिस ऑनर, यानी कि जो सम्मान इनको मिला था 1843 में मिला था इंग्लैंड के कवि का पुरस्कार, जो कि 7 साल तक था, मरणोपरांत तक इनके पास था, जो कि शुरुआत में इसका डिस्कस जो है किया गया था। तो यही चीज यहाँ पे कर, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। वहीं अगला है कि विच ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम एक्सप्लोर द थीम ऑफ चाइल्ड इंस्क्रिप्टिव कनेक्शंस विद नेचर एंड द लॉस दैट कनेक्शंस विद एज की बात करें, वर्ड्सवर्थ की कौन सी कविता जो प्रकृति के साथ बच्चे के सहज संबंध और उम्र के साथ उस संबंध को खत्म होने के विषय को दर्शाती, तो उसका नाम रहता ओड वाले इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी। ओड इंटीमेशन इमोर्टलिटी के अंतर्गत तो पोएम जो कहती है ये कविता के आत्मा के रिफ्लेक्ट ऑन द प्री एग्जिस्टेंस, यानी पूर्व अस्तित्व ऑफ द साउल एंड द फेडिंग ऑफ चाइल्डहुड विजनरी क्लेम एज वन ग्रोज एल्डर, यानी कि बचपन की दूरदर्शी चमक के लुप्त होने को क्या करती है ये कविता दर्शाती है। कौन सी? ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टलिटी। तो आप ये देख रहे थे सुपर 50 क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पोएम जो थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ की, जो कि आगामी परीक्षा के लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो परीक्षा में काफी हेल्पफुल और टू द पॉइंट पढ़ने के लिए टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।